गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपना पाठ 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। उसमें हमने पहले वाले वीडियो में अपराध में पुलिस की भूमिका पढ़ ली थी। तो हमने जाना था कि पुलिस की भूमिका यह है कि पुलिस जो है अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। वो अपराधी है या नहीं ये ठहराना पुलिस का काम नहीं है। वो पुलिस को, वो अपराधी को या किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है अनावश्यक परेशान भी नहीं कर सकती, मारपीट नहीं सकती। उसको तो सिर्फ यह है कि शक के आधार पर या किसी भी अपराधी के विरुद्ध किसी ने एफआईआर दर्ज करवाई है तो वो मामले की तहकीकात करे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करे। वे दोषी या नहीं ये ठहराना पुलिस का कार्य नहीं है, यह जो है अदालत का कार्य है। अब हमने देखा था कि जो ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 व्यक्ति होते हैं, उसमें पहला पुलिस, तो वो तो हमने पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे सरकारी वकील। आपराधिक प्रणाली में सरकारी वकील की क्या भूमिका है। तो देखो, किताब खोल लो आप भी। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए इस मुकदमे को राज्य यानी दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया। इस तरह शांति वाले मुकदमे में श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्राम के नाम से जाना जा सकता है। देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे जो मुकदमा दायर कराता है, शिकायत करता है, एफआईआर दर्ज कराता है, वो राज्य की तरफ से होता है, क्योंकि जो भी अपराध हुआ है वो एक व्यक्ति का अपराध है लेकिन उसका संबंध समाज से भी होता है। तो जो एफआईआर दर्ज कराता है उसका जो वकील होता है वो सरकारी वकील होता है। तो उस मुकदमे का नाम ही राज्य बनाम शांति हेमब्राम बनाम है, हेमब्राम हो गया। और जैसे हमने सुधा की हत्या का पढ़ा था, उसमें भी जो है सुधा के पियर वालों ने जो मुकदमा दर्ज करवाया वो दिल्ली प्रशासन का था, तो उसका नाम भी जो है ये आपके राज्य प्रशासन का था। तो लक्ष्मण कुमार बनाम एवं अन्य का नाम दिया गया था उसमें, लक्ष्मण कुमार एवं अन्य। तो इस तरह देखो, अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, यानी जो भी एफआईआर दर्ज करवाता है वो उसको जो वकील होता है यानी राज्य का नाम दे दिया जाता है उसको, मुकदमे को, और वो जो है उस मुकदमे को सरकारी वकील लड़ता है। तो अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत न्यायालय में पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। देखो, सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। जब पुलिस किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है, जैसे मान लो शांति वाला केस है, उसमें जो है श्रीमती शिंदे ने श्रीमान शिंदे ने शांति हेमब्राम के विरुद्ध मुकदमा दायर करवाया कि इसने हमारा सोने का हार चुरा लिया, इस नौकरानी ने। तो वो जो है राज्य बनाम शांति हेमब्राम मुकदमा हो गया। तो अब उसमें जो वकील होगा, पुलिस ने तहकीकात कर ली, एफआईआर दर्ज कराई पुलिस थाने में श्रीमती शिंदे ने। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस गई, पुलिस में था ना वो कौन थे, ऐसा ही था एक राव, ऐसा ही राव। तो उसने जो है तहकीकात की, थोड़ी मामले की जांच की, उसने जो है ज़्यादा तहकीकात नहीं की और शांति को जो है गिरफ्तार कर लिया कि भाई हाँ, इसने हार चुराया, इसके बक्से में 10,000 रुपये भी मिले जो हार चोर कर इसने कम रख रखे हैं बक्से में, इस तरह से। तो पुलिस ने ये बात अदालत में पेश कर दी।
इसके बाद सरकारी वकील की भूमिका शुरू होती है, जब पुलिस जांच कर पूरी अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। जैसे शांति पर वो आरोप पत्र दाखिल कर दिया पुलिस ने कि हाँ इसी ने हार चुराया। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। जांच कौन करती है? पुलिस करती है। उसे तो राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करने होते हैं, दलील देनी होती है, प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी, सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, तथ्यों को समझे और उस पर जो है अपना काम करे। अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत वो पेश करे। ये है जो पुलिस सबूत लाई है उस पर वो स्टडी करे और वो जाने कि जो पुलिस सबूत लाई है वास्तव में सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ऐसे। और अगर उसको लगता है कि ये सही नहीं है तो वो उनको खारिज भी कर सकता है, उन पर आरोप भी लगा सकता है, ऐसे। ठीक है, तो ये वो रही सरकारी वकील की भूमिका। अब है न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की तो इन सब के प्रश्न बनेंगे आपके। पुलिस की क्या भूमिका है, सरकारी वकील की क्या भूमिका है, तो आप करोगे। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। खेलों में जो एम्पायर होता है तो वो कह देता है कि ये आउट तो आउट और नहीं तो नहीं, इस तरह होता है ना, वो भूमिका होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से किए गए सबूतों की जांच करते हैं। न्यायाधीश क्या करते हैं? गवाहों के बयान सुनते हैं, और एक तो अभियोजन पक्ष और एक दूसरा कौन सा होता है? बचाव पक्ष। बचाव पक्ष का वकील भी होता है, अपन ने देखा ना, सरकारी वकील जो अभियोजन पक्ष का होता है, दूसरा जो बचाव पक्ष होता है उसका भी वकील होता है, उसको अपना वकील करना पड़ता है। अगर अगर व्यक्ति गरीब है तो अनुच्छेद 22 के अनुसार उसको भी सरकार वकील मुहैया कराती है, जैसे शांति को करवाया था। तो अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं कौन? न्यायाधीश। और गवाहों के बयान सुनते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही ये तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। तो अपने सामने उसके न्यायाधीश के सामने जो सरकारी पक्ष के वकील और बचाव पक्ष के वकील के तहत जो सबूत रखे जाते हैं, बयान दिलवाए जाते हैं, वो ही उन्हीं को सुनकर न्यायाधीश ही तय करता है। कौन तय करता है? न्यायाधीश ही तय करता है कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। फिल्मों में इसमें देखा होगा आपने, अदालत लगती है, किस तरह से दो वकील होते हैं, वो अपने अपने जो है व्यक्ति के लिए वहाँ पर दलीलें पेश करते हैं। फिर दोनों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश फैसला सुनाता है कि व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा सुनाता है, दोषी नहीं है तो इसको बाइज्जत बरी कर देता है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, या एक साथ दोनों तरह की सजा भी दे सकते हैं कि जुर्माना भी लगा दे और जेल भी भेज दें। ठीक है, तो ये हुई सरकारी वकील की भूमिका और न्यायाधीश की भूमिका। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं निष्पक्ष सुनवाई, कि न्यायाधीश क्या करता है? निष्पक्ष सुनवाई करता है। यह आया था ना आपके यहाँ पे, न्यायाधीश जो है निष्पक्ष सुनवाई करता है। निष्पक्ष का मतलब न्यायाधीश दोनों पक्षों में, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष, दोनों पक्षों में से किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। वो वकीलों की दलील सुनकर जो है निष्पक्ष फैसला देता है, जो भी उसको लगता है कि आरोपी दोषी है या नहीं उसके अनुसार। देखो, सारे गवाहों के बयान के सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा था? शांति के मुकदमे में शांति को बरी कर दिया था ना, अपन ने पढ़ा था चित्र कथा जिससे पाठ शुरू हुआ है। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? देखो, आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर न्यायाधीश महोदय शांति का जो मुकदमा जिस तरह उन्होंने संचालित किया वैसे न करके और तरह करते या और फैसला देते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति का आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। नकल दी थी ना,
उसके आरोप पत्र की और उनकी अपन ने चित्रकथा में पढ़ा था। फिर उस नकल से ही जो है उसने दूसरा वकील करा था, वो लेडीज कमला राय जो वकील थी, उसको उसने दी थी वो नकल, उसकी जो अदालत ने दी थी शांति को नकल, वो कमला राय को उसने बताया था सब कुछ। और अगर वो नहीं देती अदालत उसको तो क्या होता, बेचारी शांति जेल में ही रहती। आगे देखो, अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर मान लो मुकदमा ऐसी जगह चलता जहाँ पर शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते, उनको पता ही नहीं होता और फैसला सुना दिया जाता, ऐसा होता तो क्या होता, तो भी उनको न्याय नहीं मिलता। सुशील ने ही तो पता लगाया था फिर कि एक ऐसे चोरों का जो है गिरोह है जो मोहल्ले में चोरी करता है, और मिस श्रीमती शिंदे का हार भी उसी ने चुराया है, वो श्रीमती शिंदे के बेटे के दोस्त है, ये सब पता लगाया था सुशील ने। और वहीं पर मुकदमा चल रहा था उनके शहर में, इसलिए उसने जो है बता दिया ये सब कुछ। तो शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। न्यायाधीश महोदय ने ऐसा नहीं किया था। न्यायाधीश महोदय ने नकल दी थी आरोप पत्रों की उनकी, और वो वकील नहीं कर सकता था। सुशील का भी हम वकील नहीं कर सकते तो उसको वकील भी मुहैया कराया था श्रीमती कमला राय। फिर श्रीमती कमला राय ने समस्त आरोप पत्रों को और गवाहों के बयान वगैरह सुने, उससे शांति राय से बात की, सब कुछ उसने जाना और अदालत में सच्चाई को प्रकट किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो शांति जो है निर्दोष थी, लेकिन फिर भी बेचारी को सजा काटनी पड़ती। अगर पर्याप्त समय नहीं दिया होता और पहले ही कह देते कि शांति दोषी है तो शांति को न्याय नहीं मिलता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता। अगर जो हम पढ़ रहे हैं ना कि ऐसा होता तो क्या होता, सुशील और वो दोनों नहीं जा सकते तो क्या होता, ये क्या होता क्या होता, अगर ऐसा होता तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। एक पक्ष में हो जाती कि श्रीमती शिंदे ने मुकदमा दायर करा दिया, इसने कहा कि शांति ने हार चुराया है तो